नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट में। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 12। आशा है कि आपने 11 तक देख लिए होंगे और इसका भी रिवीजन आप अच्छे से कर रहे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला सवाल है, कह रहा है एक घनाव की विमाएं इतनी इतनी है। यदि घनाव के किसी एक कोने से सबसे बड़ा घन काटा जाता है तो शेष भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ से समझो ये क्यूबाइड है हमारे पास, ठीक है, ये क्यूबाइड है। अगर हम यहाँ पर देखो इस कोने से एक भाग निकालेंगे तो सबसे छोटे भाग का क्यूब ही निकलेगा मैक्सिमम साइज का। 10, 8 और ये 6। अब मान लो ये 10 हो गया, ये 8 हो गया, हाइट इसकी 6 ले लेंगे। तो अब 8 साइड ये वाली है, यानी कि यहाँ से इधर ये निकालोगे तो ये 6 चला जाएगा, और लेंथ वाली लोगे तो इधर 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 6/6 का, और वो भी नीचे तक, क्योंकि हाइट 6 नीचे तक है तो पूरा भाग निकलेगा। अगर हम नॉर्मल टोटल सरफेस एरिया लिखते तो 2LB प्लस का VH प्लस का HL लिखते, तो यहाँ पर अगर नॉर्मल लिखेंगे 10 गुणे में 8 प्लस का 8 गुणे में 6 प्लस का 6 गुणे में 10, ये तो नॉर्मल है। तो इधर 80 हो गया, 48 हो गया और ये 60 हो गया, यानी कि 8 हो गया, 8 4 12 6 18 गुणे में 2 कर देंगे तो 376, और वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में। लेकिन एग्जैक्टली ये आंसर है नहीं। इसमें है क्या है, जैसे आप नहीं समझ पा रहे हो तो ये समझने की कोशिश करो कि इस टाइप से निकला है। एक पोर्शन यहाँ पर था ऊपर से यहाँ पर, तो वो निकाल लिया, वो नीचे ये वाला पोर्शन तो यहाँ पर ओरिजिनेट हो गया। ये वाला पोर्शन कौन सा आ गया, ये जो निकल गया ये वाला ओरिजिनेट हो गया। लेकिन आप एक चीज समझो, जो इस साइड रहा होगा क्यों, ऊपर के साइड इधर ऊपर रहा होगा, वो तो कहीं ओरिजिनेट ही नहीं हुआ। इसका मतलब है वो पोर्शन हमें घटाना पड़ेगा। ये क्यूब निकल कितने करे, देखो यहां से इसमें देख लो, इसमें ये वाले इधर से 2 निकल गए भाई, ये जो हमने ब्लू कलर से अभी कर दिए ये वाले 2 पोर्शन। इसकी साइड क्या है, 6 का स्क्वायर, यानी कि 376 माइनस का 6 36 दूनी 72, 4 72, यहाँ पर हो गया 4 0 304। ये आंसर आना चाहिए, लेकिन नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ, उसका भी समझ लो। उन्होंने क्यूब इस तरीके से निकाल लिया। यहाँ पर 3 पोर्शन है तो एक पोर्शन इधर ओरिजिनेट हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, तो बराबर रहा। लेकिन ऐसा नहीं है ना, मैक्सिमम साइज बोल दिया, लार्जेस्ट पॉसिबल, तो सबसे छोटे वाली साइड का निकल जाएगा ना पूरा। यहाँ पर या तो फिक्स कर देते कि हाइट ये सब कुछ ये है, तो यहाँ कुछ फिक्स तो है नहीं, डायमेंशन हम अपने हिसाब से लेंगे। तो सबसे छोटे वाले के हिसाब से जो इस तरीके से ऐसे निकलेगा, तो जो कम हो रहा है एरिया वो हमने यहाँ पर माइनस कर दिया, तो वो 304 आंसर। अगला सवाल करते हैं। अच्छा, ये अदर एग्जाम में किसी में पूछा गया था, तो ये कंफ्यूजन मत करना कि सीजीएल में ही पूछा जाएगा, जरूरी नहीं, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था इसलिए ले लिया, ऑप्शन चेंज करने का ध्यान नहीं रहा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा था ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB पैरेलल DC तथा E और F क्रमशः विकर्णों इतने इतने के मध्य बिंदु है। यदि AB इतना है, BC इतना है, DC इतना है, AD इतना है, तो EF की लंबाई क्या है। ये तो आसान सवाल है। ये हो गया हमारे पास BCD, ABC और D, ये दोनों लाइनें पैरेलल बोल दी थी। यहाँ पर ये हो गया हमारे पास DC 53, ये हो गया 45, इन्हीं दोनों की जरूरत ही है। ये हो गया AC, ये हो गया BD, और इनके मध्य बिंदु ये मिला जाए। अगर इसको ये E हो गया, ये F हो गया, और X अगर निकालना हो तो ये ध्यान रखोगे DC माइनस का AB अपॉन में 2, यानी कि 53 माइनस का 45, 13 से 5 चला गया तो 8, 8 का आधा 2, 4 आंसर। कह रहा था अगला ट्रायंगल ABC में BD परपेंडिकुलर AC पर D और AB DBC इतना है, EBC पर एक बिंदु इस प्रकार है कि CAE इतना है, AEB का माप क्या है। तो भैया एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। कह रहा था BD परपेंडिकुलर AC हो गया, और ये रहा DBC, DBC ये हमको 16 डिग्री दे दिया था। EBC पर एक बिंदु है, EBC पर एक बिंदु इस प्रकार है कि CAE ये 51 डिग्री हो गया। ठीक है, AEB का मान क्या होगा, AEB यानी कि ये वाला एंगल हमको निकालना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर ये थीटा है और ये एंगल अल्फा है, ये 90 है, तो इसको O मान लेंगे। ट्रायंगल AOD का एक्सटीरियर एंगल अल्फा और उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। और दूसरी कंडीशन में ट्रायंगल BOE में भी सेम अल्फा एक्सटीरियर एंगल, यानी कि 16 प्लस का थीटा,
यानी कि ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे, यानी कि 16 प्लस का थीटा बराबर में 2, 9 5 14, तो थीटा बराबर में 12 से 6 चला गया, कहीं गलत कर दिया क्या, यहाँ पर 0 होगा, तो ये हो जाएगा 1, 9 5 14। ठीक है, तो 11 से 6 गया तो 5 हो गया, 3 से 1 गया तो 2 हो गया, 125, क्योंकि यूनिट डिजिट हमें कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। अगला सवाल कह रहा था पाइप पी एक टैंक का 2/7 भाग 18 घंटे में भर सकता है और पाइप क्यू उसी टैंक को 5/9 भाग 25 घंटे में भर सकता है। पी और क्यू दोनों को 3 घंटे के लिए खुला रखा गया है, फिर दोनों को बंद कर दिया गया। फिर पाइप आर को अकेले खोला गया और उसने टैंक का पानी 8 घंटे में खाली कर दिया। पाइप पी क्यू आर मिलकर खाली टैंक को कितने समय में भर सकते हैं? तो सबसे पहले तो 2/7, कहने का मतलब ये है कि 2 भाग 18 में भर रहा है, तो 7 भाग, दोने में 18 9 7 63, यानी कि पी 63 में पूरा भाग भर देगा। क्यू 5 पचम 25 9 पन्ना 45, सेम तरीके जैसे ये किया वैसे ही 5 से भाग करो, 9 का गुणा कर दो, बस 5 25 9 पन्ने 45। अब वो कह रहा है पी क्यू को 3 घंटे के लिए खोला रखा गया है, फिर दोनों को बंद कर दिया। सबसे पहले तो दोनों में 9 कॉमन आ रहा है, तो इधर 9 सत्ते 63 और 9 पन्ना 45, 7 5 में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये 35 और, तो इसकी इफिशियंसी 5, इसकी इफिशियंसी 5 सत्ते 35, ये आ गई हमारे पास। अब 7 5 12 इफिशियंसी से 3 घंटे काम करेंगे, तो 12 3 36 हो गया। फिर दोनों को बंद कर दिया, फिर पाइप आर को अकेले खोला गया, उसने टैंक का पानी 8 घंटे में खाली कर दिया। अब देखो आर ने 8 घंटे में खाली कर दिया, लेकिन करेगा कौन सा खाली, जो भरा है, और तो कुछ जाएगा नहीं, यानी कि आर बराबर में 4 नेम 36 4 दूनी 8, ये इफिशियंसी आ गई आर की। अब कह रहा है पी क्यू आर मिलकर खाली टैंक को कितने समय में भर देंगे, तो ये तो खाली करने वाला है, ये दोनों भरने वाले हैं, तो 7 5 12 माइनस का 9/2, तो 12 दूनी 24, 14 से 9 गया तो 5, यानी कि 15/2। ये काम कर रहे हैं 1 घंटे में। काम करना कितना, 9 गुणे में 35 बटे में 15, 2 ऊपर चला गया, तो 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 3 त्रिका 9, 7 तिया 21 और दूनी 42, आंसर। अगला सवाल कह रहा था 182 किलोमीटर की दूरी तय करने में सलज को केबिन से 4 घंटे ज़्यादा लगते हैं। अगर सलज अपनी गति दोगुनी कर दे तो उसे केबिन से 9 घंटे कम लगेंगे। सलज की गति क्या है, देखो यहाँ पर सब कुछ क्या है, सलज को केबिन से, सलज स्पीड दोगुनी कर दे रहा है, सब सलज के लिए ही है, तो हम सलज के लिए ही काम कर लेते हैं। ठीक है, अगर इसकी स्पीड देखें तो कै गुनी कर देता है, 2 गुनी। टाइम कितना हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। हमारे हिसाब से टाइम में गैप 1 का है। अब मान लो कुछ केबिन से होगा 4 घंटे ज़्यादा, यानी कि इधर, फिर केबिन से 9 घंटे कम, यानी कि 9 घंटे कम, टोटल गैप कितना है, 13 घंटे, तो ये हो गया हमारे पास 13 घंटे। अब अगर हम यहाँ पर देखें सलज के लिए एक्चुअल टाइम क्या है, 2 है, तो 2 बराबर में 13 दूनी 26 घंटे हो गया। ठीक है, हमें चाहिए क्या, सलज की गति, यानी कि 26 घंटे में वो डिस्टेंस कितनी, यही कवर कर रहा होगा, यानी कि 182/26, ये कितनी बार चला जाएगा, 7 बार, यही स्पीड आ गई। अगला सवाल अगर ये उसकी केबिन की पूछ लेता, तो भाई 26 घंटे लग रहे थे, 4 घंटे ज़्यादा लेता है, तो 4 घंटे कम लेता कौन, 22 घंटे लेता केबिन, तो केबिन की स्पीड ये आ जाती। अगला सवाल कह रहा था 36,000 का वार्षिक बोनस बिक्री विपणन और संचालन के बीच इतने के अनुपात में वितरित किया जाता है। मार्केटिंग टीम निर्माण के लिए 3,000 और एक इंटर्न के लिए 1,500 का उपयोग करती है, फिर शेष राशि को इतने के अनुपात में 2 शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं को आवंटित करती है। कम हिस्से वाले शीर्ष प्रदर्शनकर्ता को कितना मिलता है? तो उसने, देखो मार्केटिंग टीम के लिए जो था उसमें से सब कुछ किया गया, जैसे 5 4 9 3 12, 12 बराबर में 36,000, तो 12 का 3 गुना हो रहा है, यानी कि यहाँ पर अगर मार्केटिंग के लिए देखोगे, पूरा ही लिख देना, चलो ठीक है, 5 4 9 3 12, 12 बराबर में 36,000, और मार्केटिंग के लिए करेंगे तो 15,000 आ जाएगा, जिसमें से 3,000 इधर चला गया, 1,500 इधर, यानी कि 4500 चला गया, तो 0,0,5,0,1 हो गया। अब इसको क्या किया गया, 5:4 में डिवाइड किया गया है, तो ये हमारे पास 10500, ये 9 बराबर हो गया, कम वाले का निकालना था, तो 0,0, 4 पंजे 20, 4 एकम 4 बटे में 9, तो यहाँ पर करेंगे 9 चौक 36, 6 बचा, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, इस तरीके से आंसर। अगला सवाल
कपिल ने एक व्यवसाय में इतने का निवेश किया, 3 महीने बाद मनीष इतने के साथ शामिल हो गया। 3 और महीने के बाद कपिल ने इतना निकाल लिया। वर्ष के अंत में उनका लाभ का अनुपात। देखो कपिल ने 1 लाख, पहले तो 4 जीरो, 4 जीरो और 4 जीरो, यानी कि 10 रुपये इन्वेस्ट किया। 3 महीने बाद मनीष आया, 3 महीने बाद आया लेकिन 8 रुपये लेके आया। 3 और महीने बाद, यानी कि इन्होंने 6 महीने तक इन्वेस्ट किया, फिर 4 रुपये निकाल लिए, 10 से 4 गया तो 6 बचा। और वर्ष के अंत में यानी कि 6 महीने, और ये 3 महीने बाद आया था, यानी कि 9 महीने के लिए इन्वेस्ट, क्योंकि टोटल हमें 12 महीने तक करना था। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ कट रहा है, 2 पंजे 10, 2 तियाँ 6, 2 चौकू 8 हो गया। 3 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 हो गया। इधर 4 तियाँ 12 हो जाएगा, इधर 5 दूनी 10 और 6 16 हो जाएगा। क्या बात है भाई, यही तो है। अगला करते हैं। एक कार्यालय में सभी कर्मचारियों का कुल औसत वेतन इतना है। अधिकारी औसतन इतने कमाते हैं, जबकि गैर अधिकारी औसतन इतने कमाते हैं। यदि 15 अधिकारी हैं तो गैर अधिकारियों की संख्या क्या है? देखो ओवरऑल 16 था, इधर हो गया 28 अधिकारी और गैर अधिकारी 10। यहाँ पर देखो जीरो कट ही जाना, जब एलिगेशन लगाओगे तो वो लिखने की जरूरत नहीं है हमें। इधर हो गया 6, इधर कर देंगे तो 12 हो जाएगा, यानी कि एकम 6, 6 दूनी 12 अधिकारी, यानी कि एक बराबर में 15 है तो गैर अधिकारी 15 दूनी 30। अगला सवाल। तीन संख्याएं ऐसी हैं जब उनमें से किसी दो का योग तीसरे के आधे में जोड़ा जाता है तो परिणामी इतना इतना, तीनों संख्याओं का औसत। अब देखो पिछले सेट में जो क्वेश्चन था वो आधे में नहीं जोड़ा जा रहा, तो सेम नंबर में जोड़ा जा रहा। तो यहाँ तो तीन संख्याएं हम ए बी सी मान लेते हैं। किन्हीं दो का योग तीसरे के आधे में जोड़ा गया है। किन्हीं दो का योग तीसरे के आधे में जोड़ा गया है। किन्हीं ए प्लस का बी, यानी कि ए प्लस का सी नहीं हुआ है, तो b/2। ये हमारे पास 210 आ गया, ये हमारे पास 198 आ गया, ये हमारे पास 192 आ गया। अब हमें इन्हीं तीनों का एवरेज चाहिए। तो सबसे पहले देखो, जब दो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये बटे में हो जाएगा। इसी तरीके से सभी में, तो 2 यहाँ पर, 2 1 3, 3 2 5, यानी कि ये सारे 5 ए प्लस का बी प्लस का सी बनेंगे। नहीं समझ में आया तो देखो 2 2, ये पूरे का हो गया, इधर 2 इधर 2, ये पूरे का हो गया। तो देखो 2 यहाँ पर आया, एक 3 हो गया, 3 2 5। अब तो समझ में आ गया। अब इनका जो अपॉन में था वो क्या था, 2 था। इधर भी जोड़ देंगे तो 8 2 10 की 0, और इधर हो गया 9 9 18 1 19 20 6, यानी कि इधर करेंगे तो 12 पंजे 60, 120 हो गया। और ए प्लस बी प्लस सी बराबर में 240। एवरेज चाहिए तो 3 से भागे, यानी कि आंसर 80। अगला सवाल कह रहा था 120 प्रश्नों वाली एक प्रतियोगी परीक्षा में 3 खंड है। सामान्य ज्ञान 20 प्रश्न और इसके तर्क वाले 50, अंग्रेजी 50। एक उम्मीदवार ने सामान्य ज्ञान के 70%, तर्क के इतने, अंग्रेजी के इतने सही उत्तर दिए। यदि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 60% है तो उम्मीदवार को उत्तीर्ण होने के लिए कितने और प्रश्नों को सही उत्तर देना चाहिए? देखो हम यहाँ पर 120 प्रश्न, प्रत्येक को एक नंबर का मान लेते हैं, तो 60% लेंगे तो कितना नंबर चाहिए? 72 नंबर चाहिए। अब अगर हम 20 में से 20 हो गया, 50 हो गया, 50 हो गया, इसमें से 70% सही किया तो 7 दूनी 14, इसमें से 50% सही किया तो 25, इसमें से 30% सही किया तो 5 तियाँ 15, यानी कि 25 15 40 और 10 50 और 4 54 हो गया। अब कितने और सही करने थे? हमने तो एक क्वेश्चन एक नंबर का माना ना, इसलिए हम जितने क्वेश्चन है ना उसी पर कर ले रहे काम। तो 12 से 4 गया तो 8, 6 से 5 गया, इतने और सही कर लेते, हमारे पास न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स हैं वो आ जाते। अगला सवाल कह रहा था इतने पर एक वर्ष 8 महीने के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? तो देखो एक वर्ष 8 महीने, यानी कि इधर तो रेट हमारे पास 9% है, यहाँ पर 12 महीने के लिए 9%, तो 8 महीने के लिए कितनी होगी? 3 त्रिका 9, 3 चौकू 12, घोड़े में 8, 4 दूनी 8, यानी कि 6%। तो ये आ गई इफेक्टिव। अब 2 साल की इफेक्टिव रेट निकालने का फार्मूला ए प्लस का बी प्लस में ए इंटू में बी बाई में 100 हो जाएगा, यानी कि 9 6 15, 15.9 छक्का 54, 54%, ये इफेक्टिव रेट आ गई। अब हमें ब्याज ही निकालना था, यानी कि 7,000 का इतना ही परसेंट निकालना था। तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 37 हो गया, 15 सत्ते 105 और 3 108 हो गया। एक ही ऑप्शन में था। अगला सवाल
यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में राशि क्रमशः इतनी और इतनी है तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है। देखो, कभी भी टाइम में डिफरेंस एक का मिल जाए तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि पहली वाली जो राशि होगी वो हमारे पास प्रिंसिपल की तरह काम करेगी। तो ये कैंसिल आउट हो गया, इधर 12 कम 12, 12 कम 12, 12 कम 12, 1/10 गुणे में 100 यानी कि 10%। देखो ऐसा होता क्यों है, जब आप लिखोगे 1 + r/100 पावर में 3, इधर p 1 + r/100 की पावर में 2, तो जब कैंसिल आउट करते हो ना तो ये ऊपर पावर एक ही रह जाती है। तो यहाँ पर अगर लिखोगे a1 a2/a1 तो ये 1 + r/100 a1 और a2, तो ये इसीलिए ये प्रिंसिपल बन जाता है, ये अमाउंट बन जाता है जब भी टाइम में डिफरेंस एक वर्ष का हो। अगला सवाल, एक स्टेशनरी की दुकान का मालिक 3 तरह की नोटबुक खरीदता है। पहली तरह की नोटबुक की कीमत 5 नोटबुक 20 रुपये, दूसरे में 2 नोटबुक 9 रुपये, तीसरे में 10 नोटबुक 45 रुपये। वह उन्हें इतने के अनुपात में मिलाता है। यदि वह सभी नोटबुक को 4 नोटबुक 19 के हिसाब से बेचता है तो उसका अनुमानित लाभ या हानि क्या है। देखो, वो मिलाता है 3 4 3 के रेशियो में, तो पहली नोटबुक में एक की कीमत क्या है भाई, 30/5 4 रुपए की हो गई। दूसरी कीमत 9/2 यानी कि 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10। तीसरी की 45/10 यानी कि 4.5। अब इनके मिक्सचर का हमें निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज का प्राइस निकालना है। इन तीनों को मिलाकर सीपी क्या बनेगा। तो हमने मान लिया एवरेज निकालना 4.5, ये 0.5 कम है और ये यहाँ पर तो 0 0 यानी कि 5×15 यानी कि जो एवरेज हमने माना है उससे 5×15 1.5 कम आएगा। टोटल तो आया 1.5 कम, एक में कितना होगा 4×3 = 10, 4×3 = 7 = 10, एक में इतना कम हो जाएगा यानी कि 4.5 से 0.15 कम होगा। तो 10 से 5 गया तो 5 हो गया, 4 से 1 गया 3, यानी कि ये आया, ये सीपी आया। इन सबको मिलाने के बाद ये प्राइस बनेगा जाकर। अब एसपी अगर देखें तो 4 के हिसाब से इतना है, यानी कि 19 बटे में ये 4 हो गया। तो 4×5 = 20, 4×3 = 12, तो 14 हो गया, 4×4 = 16, 1 17 हो गया, यानी कि 17.4 की चीज इतने में बेची जा रही। तो कितने का फायदा लिया, 19 से पूरा 18 चला जाएगा तो 1 हो गया, यहाँ पर लिख दें क्या, 1 हो गया, और 6 यानी कि 1.6 का फायदा लिया जा रहा है 16.4 से, गुणे में 100, यानी कि यहाँ पर लॉस वाले तो हटा दो, प्रॉफिट वाला होगा। अब पूरा पूरा भाग जा नहीं रहा लेकिन राउंड ऑफ होके हो सकता आ जाए, अनुमानित लाभ बोला गया। तो यहाँ पर देखेंगे ये इससे हट गया, 4×4 = 16, 4×4 = 16 तो कटेगा नहीं, तो 2×8 = 16 कर लो, 2×8 = 16, 2×7 = 14, यानी कि 800 में से 87 का भाग करेंगे। तो आप देख रहे होगे 9×8 = 72, भाग जा सकता है बिल्कुल, 9×7 = 63, हासिल लगा 6, 9×8 = 72 और 6×78 भाग चला गया आंसर। कैलकुलेशन थी सवाल में, आप नॉर्मल अगर एवरेज निकालना हो तो 3 का गुणा 4 में, 4 का गुणा इसमें, 3 का गुणा इसमें, उस तरीके से भी कर सकते हो। कह रहा था एक विक्रेता ने 3 अलग अलग प्रकार के मोबाइल कवर खरीदे, C1 C2 C3, उनके विक्रय मूल्य इतने था। उसने C1 पर 25%, C2 पर इतने का लाभ, लेकिन C3 पर इतने की हानि हुई। पूरे लेन देन में उसका अनुमानित लाभ या हानि क्या है। तो देखो, C1 में 25% मतलब होता है 1/4, C2 में 10% मतलब होता है 1/10, C3 20% मतलब होता है 1/5। यहाँ पर उसको क्या हुआ, लाभ हुआ है, ठीक है, 25% का। C1 पर 25%, C2 पर 10% का लाभ, यानी कि 10 से 11। फिर इधर लॉस हो गया, 5 से 4 हो गया। ये है हमारे पास सीपी, ये है एसपी। एसपी को बराबर करना पड़ेगा क्योंकि बाद में हमें ये मेंटेन करना है। तो भाई इनको सबका 5 4 और 11 का एलसीएम लोगे, कुछ तो कॉमन नहीं है, यानी कि इसमें गुणा हो जाएगा 11 गुणे में 4, इसमें गुणा हो जाएगा 5 गुणे में 4, इसमें गुणा हो जाएगा 5 गुणे में 11, तो ये बन गया जाकर। अब इसको हमें 3:4:5 में जो क्वेश्चन में दिया गया था, भाई यही तो दिया गया था, ये देखो, बस उसी को लिख। अब यहाँ पर 1 रुपए का प्रॉफिट जो एक्स्ट्रा गुणा हो रहा है उसी का कर लेंगे, यानी कि 1 का प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये या प्रॉफिट है या तो लॉस है। तो 1 गुणे में 11 गुणे में 4 गुणे में 3 हो गया, तो 4×3 = 12 हो गया, यानी कि 132 आ गया। यहाँ पर 1 रुपए का प्रॉफिट था, तो 1 गुणे में 5 गुणे में 4 जो एक्स्ट्रा गुणा हुआ वही कर रहे हैं, 4×4 = 16, 5×5 = 80 हो गया।
यहाँ पर देखेंगे एक का लॉस, यानी कि 1 गुणे में 5 गुणे में 11 गुणे में 5, तो 5 25 275 हो गया। ये लॉस हो रहा था, ये प्रॉफिट, यानी कि 2 8 3 11, हाथ से लगा एक 212 हो गया। तो 5 से 2 गया 3, 7 से 1 गया 6, ये इतना क्या हो गया, ये लॉस हो रहा है। यानी कि प्रॉफिट वाला तो आंसर हो नहीं सकता, तो प्रॉफिट वाला हटा दो। अब सीपी भी पता होना चाहिए, बिना सीपी के तो निकाल नहीं पाओगे। तो सीपी 4 था, जो एक्स्ट्रा गुणा हो रहा था वो लिख लो। अब एक्स्ट्रा गुणा कितने का हुआ था, 132 का, बाकी तो एक ही था। तो 4 गुणे में 132 आ जाएगा। 4 दूनी 8 हो गया, 13 चौकू 52 हो गया। इधर करेंगे, देखो 80 का हुआ था, क्योंकि बाकी तो सारा एक ही है, एक्स्ट्रा गुणा जो हुआ है वो हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है। तो 80 में 10 का गुणा 800 हो गया। यहाँ पर देखो ये था 275 में 5 का गुणा और करना पड़ेगा, यानी कि 5 गुणा में इधर लिख लेते 275। तो 5 25 हो गया, 27 पंजे 135 और 2 137 हो गए। तो टोटल 8 5 13, हाथ से लगा एक 3, 7 3 10 की 0, हाथ से लगा एक 6, 8 6 14 14 और 3 17, हाथ से लगा एक, इतना हो गया टोटल। यानी कि 63 जो लॉस हो रहा था 2703 परसेंटेज के लिए 100 आ गया। 7 3 10 2 12, 3 से कटेगा अभी तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 डबल 0 बटे में 3 नेम 27 0, 3 एकम 3 हो गया। अब यहाँ पर 9 चौक 36 तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 दूनी 18 ही बार जाएगा, आंसर लगा दो। तो कैलकुलेटिव था लेकिन हो गया, ठीक है। कह रहा था एक महंगी घड़ी की कीमत शुरू में उसके लागत मूल्य से इतनी अधिक है, एक सेल के दौरान इसे इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर पेश किया जाता है। हालांकि एक विशेष ग्राहक की छूट वाले मूल्य पर 22% की अतिरिक्त छूट मिलती है, जिससे अंतिम विक्रय मूल्य इतना हो जाता है। यदि सभी छूट के बाद भी दुकानदार को लागत मूल्य पर इतने का लाभ होता है, तो घड़ी का मूल लागत मूल्य और बाई का मूल्य क्या था, यानी कि बाई का मान क्या था, ये पूछा है, वैल्यू ऑफ बाई। यहाँ पर मूल्य नहीं, बाई का मान क्या था। तो सबसे पहले देखो, कह रहा था 50% अधिक है, यानी कि अगर हमारे पास, ठीक है, कॉस्ट 100 है तो एमपी कितना हो गया, 150 हो गया। 20% की छूट दे दी, यानी कि ये 80% बचा। और फिर कह रहा था 22% की अतिरिक्त छूट दे दी। अब वो 22% की अतिरिक्त छूट देने के बाद जो कुछ भी हो रहा है उसे 8% का लाभ हो रहा है, यानी कि 108 हो रहा है। तो वो अतिरिक्त छूट हम यहाँ से रेशियो बनाकर निकाल लेते हैं। ये टोटल क्या हो गया, ये एसपी हो गया। तो यहाँ पर ये 0 से 0 चला गया, ये 2 0 चला गया, 15 अट्ठे 120 हो गया। तो 12 एकम 12, 12 ने में 108, तो कितने के एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया गया, एक का, किस पर, 10 का, घोड़े में 100, यानी कि 10% आंसर। एक ही ऑप्शन में था ये। भाई नहीं समझ में आया तो देखो ऐसे लिख लो, हमारे पास सीपी कुछ रहा होगा जो हमने 100 माना, इधर एमपी हो गया 150। यहाँ पर क्या हो रहा था, लास्ट में उसको प्रॉफिट हो रहा था 108 का, लेकिन कब हो रहा था, जब इस पर 20% की छूट दी और एक 22% की छूट दी। अब 22% का हमें मान तो पता नहीं, लेकिन 100 माइनस का 22/100 लिख सकते हैं, क्योंकि छूट दे रहे हैं। तो ये छूट के बाद ये टोटल हो रहा था, तो यहाँ पर 2 जीरो ये चले गए, 2 जीरो ये चले गए, 15 अट्ठे 120 हो गया, एक जीरो इधर चला गया, 12 ने में 108 हो गया, यानी कि 90 बराबर में 100 माइनस का 22 हो गया। तो 22 इक्वल टू कितना आ गया, 10% आ गया। अब इतना कर लिख लो, चाहे आप डायरेक्ट इस तरीके से सोच लो। अब कह रहा है अंतिम विक्रय मूल्य इतना हो जाता है, यानी कि डिस्काउंट देने के बाद, और लागत मूल्य पूछा गया। तो देखो अब हमने यहाँ पर 100 से 150 किया था, अब 150 पर 80% की अगर हम एक डिस्काउंट देते हैं, 80 का बचा है, मतलब 20 कर दिया, इतना बचा है, तो 15 अट्ठे 120 12 हो गया। अब इस पर फिर से 10% का डिस्काउंट, यानी कि 90% बचेगा, तो 12 ने में 108, यानी कि 10.8 हो गया। इसी का मान हमें 4320 दिया गया। अब हमने 100 बराबर निकालना था, क्योंकि हमने सीपी 100 ही माना था। तो इधर 12 तियाँ 36 और 12 छंग 72, 12 ने में 108, एक जीरो और बढ़ा लो, 2 जीरो और, 9 चौक 36, यानी कि 4000 ये आ जाएगा। ठीक है, एक जीरो हटा दो, बाकी तो आसानी था, आगे कर लोगे आप। अगला सवाल, एक दुकानदार दो प्रकार की चाय मिलाता है, पहली गुणवत्ता वाली इतने प्रति किलोग्राम, दूसरी इतने के अनुपात में मिलाता है। यदि मिश्रण को इतने प्रति किलोग्राम पर बेचता है तो दूसरी गुणवत्ता वाली चाय प्रति किलोग्राम कीमत क्या है। देखो 4 5, इसको 150,
इसका हमें पता नहीं, लेकिन इसके मिक्सचर का प्राइस 130 पता है, यानी कि एवरेज हमें पता है। तो भाई साहब ये एवरेज से 20 ज़्यादा है, तो एवरेज से 20 ज़्यादा है तो 4 लोगों में 80 ज़्यादा हो गया। इसका मतलब है इन भाई साहब को 130 तो लाना ही लाना था, लेकिन ये 80 ज़्यादा ये ले आए, तो ये एक 80 कम लाएंगे, तो ये टोटल 80 कम हो गया। एक लोगों को कितना कम लाना पड़ेगा, तो ये 16 हो गया, यानी कि 114 आंसर। आप नॉर्मल भी कर सकते हो, एक्स यहाँ पर मान लो, जैसे एवरेज करते हो उस तरीके से, क्योंकि 130 एज ए एवरेज वर्क कर रहा है। अगला सवाल कह रहा था ए और बी एक निश्चित कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए द्वारा 16 दिनों तक काम करने के बाद बी को शेष कार्य अकेले 44 दिनों में पूरा करना है। बी को अकेले पूरा कार्य करने में कितने दिन लगेंगे? देखो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है, कुछ नहीं समझ में आता तो ऑप्शन से, अदरवाइज यहाँ पर ए कर रहा था 16 दिन में, बी कर रहा था 44 दिन में। अगर ए प्लस बी का हम 16 दिन का निकाल ले, और फिर बी का कितना बचेगा, 44 माइनस का 16, यानी कि 28 दिन का बचेगा। अब कितना आसान सवाल बन गया, देखो ए और प्लस बी के लिए हम काम कर रहे हैं, 30 दिन में 100% काम कर रहे थे, 16 दिन में कितना काम करेंगे, यानी कि 160 बटे में 3%, यानी कि यहाँ पर वो 160 बटे में 3% काम कर रहे थे। इसका मतलब है 28 दिन में बी ने कितना काम किया होगा, 100 माइनस का 160 बटे में 3, क्योंकि टोटल 100% काम था, तो बचा कितना, 140 बटे में 3%। बस खत्म हो गया। कहने का मतलब ये है कि 140 बटे में 3% काम ये कौन कर रहा है, बी। कितने दिन में कर रहा था, 28 में। हमें निकालना है 100% काम, क्योंकि बी पूरा करना चाहता है, यानी कि 28 गुणे में 3 बटे में 140 गुणे में 100, तो 14 दूनी 28, 3 दूनी 6, यानी कि 60 दिन। अगला सवाल, एक बर्तन में संतरे, सेब और अमरूद के रस का मिश्रण इतने के अनुपात में है। इस मिश्रण का 24 लीटर निकाला जाता है और फिर बर्तन में 10 लीटर संतरे का रस और 6 लीटर अमरूद का रस मिलाया जाता है। यदि सेब के रस का परिणामी मात्रा संतरे के रस की परिणामी मात्रा से 14 लीटर अधिक है, तो बर्तन मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या थी? चलो भाई, इस टाइप का सवाल वैसे कर चुके हैं, एक और कर लेते हैं। हमें यहाँ पर से संतरे और सेब, यहाँ रिलेशन किसका पता है, सेब का रस का और संतरे का, यानी कि अगर इन्हीं दोनों को ले लें तो ये हो गया हमारे पास संतरे का, और ये हो गया हमारे पास सेब, यानी कि ये 7x हो गया। अगर हम यहाँ पर देखेंगे 10 लीटर संतरे का रस, यानी कि संतरे का रस 10 लीटर मिलाया गया, 6 लीटर अमरूद का, यानी कि 6 लीटर अमरूद का मिल गया है। तो अमरूद वाले की जरूरत नहीं है, सेब पर काम कर रहे हैं ना, तो ये रखो। ये तो लाइन बन गई। अब कह रहा था सेब के रस परिणामी मात्रा, यानी कि जो सेब की रस की परिणामी मात्रा है वो संतरे के रस से 14 लीटर अधिक है, यानी कि संतरे के रस से 14 लीटर अधिक है। यानी कि 7 से 5 गया 2x बराबर में 24, तो x बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। अब अगर यहाँ पर देखेंगे 7 5 12 4 16, ये टोटल कितना था, 16x, तो 16x का मतलब हो गया 16 गुणे में 12, तो 12 छंग 72, हाथ से लगा 6, 12 कम 12 और 6 18, 182 हो गया। 24 लीटर और जोड़ दो, यानी कि 4 2 6, 8 2 10 की 0, 4 2 6, 9 2 11, हाथ से लगा 1, 216 आ जाएगा। ठीक है, वैसे अगर हम पहले ही करते तो यहाँ पर 16x था, यानी कि 16 का मल्टीपल ऑप्शन से चेक कर सकते थे। अब हुआ क्या है, ये यहाँ पर कुछ था 5:7:4 में, यहाँ से 24 लीटर निकाला गया, उसके बाद जो रेशियो बचेगा वो भी सेम ही होगा, यानी कि जो मिक्सचर बचा है, तो यहीं से इसको सवाल को सॉल्व किया गया है। ये 5x 7x माना, देखो 10 लीटर ये मिलाया, 10 लीटर इधर मिला दिया, और फिर बाद में दूसरी लाइन में जो था वो कंपेयर। तो जो हम मान निकाले थे ना 182, वो कहाँ की वैल्यू आई थी, वो आई थी यहाँ की वैल्यू 182, तो इधर जाएंगे तो हमें 24 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि ये 216 आ जाता। तो ये तरीका था। अगला सवाल, एक डिलीवरी वैन इतने की स्थिर गति से यात्रा करते हुए एक निश्चित मार्ग को 1 घंटे और 45 मिनट में पूरा करती है। यदि यातायात के कारण लगने वाला समय 15 मिनट बढ़ जाता है, तो मार्ग को पूरा करने के लिए वैन की औसत गति में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो जो नॉर्मल था 1 घंटे 45 मिनट, यानी कि 1 घंटे 45 मिनट को पूरा लिख लें क्या, ठीक है, 60 प्लस का 45 लिख सकते हैं, यानी कि 5 और 6 4 10 हो गया। अब 15 मिनट बढ़ गया, यानी कि यहाँ पर 60 प्लस का 45 प्लस का 15, यानी कि ये कितना हो गया, 120 मिनट हो गया।
तो ये किसका रेशियो है? टाइम का। भाई डिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो टाइम का रेशियो का जस्ट अपोजिट क्या होता है? स्पीड का रेशियो, यानी कि 120 105। तो 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120। कितना कम करना पड़ेगा? एक किस में? 8 में, गुणे में 100। ये क्या होता है? 12.5%। अगला सवाल। एक छात्र अपने घर से स्कूल इतने की गति से चलता है और 15 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी गति बढ़ाकर इतनी कर देता है तो वह इतने मिनट पहले पहुंचता है। उसके घर से स्कूल की दूरी क्या है? तो सबसे पहले तो स्पीड में रेशियो लिखो, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट, यानी कि 6:4। हमारे हिसाब से कितना कम ज़्यादा लगा? तो एग्जैक्ट टाइम ये था, 15 मिनट देरी तो इधर हो गया, 15 मिनट 5 मिनट पहले तो ये, टोटल गैप कितना है? 20 मिनट। हमारे हिसाब से क्वेश्चन में 2 था, 2 हमारे हिसाब से 20 मिनट क्वेश्चन में, तो ये बराबर कर लिया। अब मैं निकालना क्या? डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम, यानी कि 4 गुणे में 6। तो 4 गुणे में 6 का मतलब 24 का मान निकालना है। लेकिन आप किलोमीटर प्रति घंटा को ये था, यानी कि इसको भी घंटे में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इंटू में 24/2। तो ये हो गया 12, 12 पंजे 60, 5 चौको 20, 4 किलोमीटर। अगला सवाल। एक वृत्ताकार मैदान पर इतने की दर से बाड़ लगाने की लागत इतनी है, तो मैदान की त्रिज्या क्या है? देखो 2πr। ठीक है, और इतने के 120 रुपए के हिसाब से लगाया गया, तो इसमें 3768 आया खर्चा। तो इसको 22/7 लिख सकते हैं, और इधर काट लो। तो 18 दूनी 36, 2 अट्ठे 16, 2 चौकू 8 हो गया। और 12 कम 12 हो गया, इधर 12 कम 12 6, और 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84 हो गया। अब अगर देखोगे तो एग्जैक्ट तो आंसर आने नहीं रहा, और इसमें एग्जैक्ट ही लिखा है। तो पाई की वैल्यू 3.14 ले लो, बराबर में 157 हो गया। ये इधर हटाएंगे, यहाँ पर आर, और ये हटाएंगे तो इधर ये आ जाएगा। और 5×3 = 15 हो रहा है, लगभग 5 बार ये चला जाएगा। ठीक है, तो आर कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। अगला सवाल। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार लोगो एक वर्गाकार पट्टिका के अंदर पूरी तरह से फिट किया गया है। वृत्त के चारों ओर अप्रयुक्त वर्गाकार स्थान का क्षेत्रफल क्या है? सबसे पहले देखो, ये यहाँ पर इस तरीके से कोई लोगो बना हुआ है, इस तरीके से। ठीक है, अगर ये ए है तो ये वाला कितना होगा? ये 2a होगा, यानी कि इसकी रेडियस ये हो जाएगी a/2। अगर स्क्वायर का एरिया लिखेंगे तो a², और सर्किल का एरिया πr², यानी कि a²y में 4 हो गया, तो ये तो कैंसिल आउट। और 4 22/7, यानी कि 11, और ये हो गया 2 दूनी 4, तो 7 दूनी 14 रेशियो 11। ये हमेशा याद रखेंगे, ये रेशियो इसीलिए बताया, ये याद रखेंगे। पूरे स्क्वायर का आ गया, ये किसका हो गया? स्क्वायर का हो गया। और ये किसका हो गया? ये सर्किल का हो गया। बस। तो ये स्क्वायर और सर्किल अगर माइनस कर देंगे, जो यूज नहीं हुआ है वो 3 पार्ट ऐसा है वो यूज नहीं हुआ है। तो जिसकी रेडियस 7 होती है उसके πr² का मान कितना होता है? सॉरी, हाँ, πr² 154 होता है, पूरा ही लिख लो। और जिसकी 14 होती है उसमें πr² का मान 616। ये डायरेक्ट आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखोगे सर्किल के एरिया हमारे हिसाब से 11, भाई जो रेशियो बनाया 616 हो गया। 3 का मान निकालना था, तो इधर करेंगे 11 पन्ना 55 हो गया। बचा कितना? 6, 11 छक्का 66, 3 छक 18, 3 पंजे 15, 1 16, 168 के आसपास आंसर आ जाएगा। अब हो सकता है इन्होंने 3.14 करके कुछ लिया हो, लेकिन ऐसी तो कोई वैल्यू नहीं थी जो एग्जैक्ट ना हो पाए। अगला करते हैं भाई। कह रहा था एक वृत्ताकार घड़ी की त्रिज्या इतनी है, मिनट की सुई की नोक द्वारा 30 मिनट में तय की गई दूरी की गणना कीजिए, यह मानते हुए कि घड़ी के मुख्य किनारे पर स्थित है। पाई बराबर इतना लेना है। तो सबसे पहले तो 1 मिनट में जो एंगल कवर होता है वो 6 डिग्री होता है। 30 मिनट में कितना होगा? 180 डिग्री होगा। वैसे भी याद रखो 30 मिनट इसी तरीके से 180 डिग्री हो जाता है ना, तो वैसे भी आप लॉजिकली सोच सकते हो। तो यहाँ पर यही निकालना है। इसका मतलब ये 360 तो पूरे का एरिया होता है, उसका आधा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, यानी कि हमें पूरे एरिया का आधा निकालना था। तो वो डिस्टेंस निकालनी है। अगर देखो पूरा होता, रेडियस जब हमारे पास 14 होती है तो 2πr की वैल्यू 88 होती है। हमें यहाँ पर इसका आधा यूज करना है, यानी कि देखो 360 डिग्री पर ये 88 आया, 180 डिग्री पर कितना आ जाएगा? 44। अब नहीं सोच पा रहे तो ऐसे कर लो, 2πr थीटा बटे में 360। थीटा की वैल्यू 180 है, आर की वैल्यू 14 है। आप ऐसे कर लो, बस इतना ही लिखना था एक्चुअल में, आपका टाइम सेव हो जाता बहुत ज़्यादा। अगला करते हैं भाई।
इसमें देखो भाई, यहाँ पर सिंपल सी एक चीज है कि प्लस वाला लेना है। इसका मतलब है जैसे ही आपने एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x² किया, तो यहाँ पर क्या बना, 3 × 9 और 2 11। फिर स्क्वायर करोगे 2 घटाओगे, फिर स्क्वायर करोगे 2 घटाओगे, यही तो बनेगा। इसका मतलब है कि हमें 2 जोड़ने पर होल स्क्वायर मिलना चाहिए था, तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी। अदरवाइज कुछ नहीं है, 11 का स्क्वायर माइनस में 2, 119। लेकिन इतना भी नहीं करना था आपको, जैसे ही प्लस माइनस 2 करके देख लिया करो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, कहीं ना कहीं किसी का तो रूट बन ही जाएगा। स्क्वायर मतलब करा था, व्हाट इज द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर टू दिस। देखो परपेंडिकुलर लाइन होती है तो उसमें स्लोप m1 m2 इक्वल टू में -1 होता है। यानी कि जो एक लाइन है उसकी स्लोप अगर m1 है और दूसरी लाइन उसकी स्लोप m2 है, तो उनका मल्टीपल -1। तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे भाई, बराबर में mx प्लस का c, तो m1 लिख लो। यहाँ पर m1 बराबर कितना आ गया, -3। अब परपेंडिकुलर लाइन का हमें निकालना था, तो यहाँ पर पुट कर दो, तो m2 कितना आ जाएगा, 1/3। चलिए फिर, ये थे टोटल 25 क्वेश्चन। आशा है कि सोल्यूशन आपको पसंद आया होगा और क्वेश्चन का कंपाइलेशन भी पसंद आ रहा होगा। तो अच्छे से रिवीजन करते रहो, बाकी किसी भी चीज़ की टेंशन आपको नहीं लेनी है, बस प्रैक्टिस करते जाओ ईमानदारी से। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।